हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा OR यानी कि ऑपरेशन रिसर्च TYBMS सैम 6 के पेपर्स के बारे में और उसके सॉल्यूशंस के बारे में, राइट। और ये जो पेपर्स आप देख रहे हो ये मुंबई यूनिवर्सिटी के थ्रू कंडक्ट किया जाने वाला पेपर्स है और ये 2019 में पेपर्स लिया था, ठीक है। अब तक कोई पेपर्स नहीं हुए हैं, इसीलिए ये साल अब आपके पेपर्स कंडक्ट होंगे। तो इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं इस पर मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया हुआ था पहले ही, और जो आप पेपर पैटर्न देखोगे और ये जो पेपर्स आप देख रहे हो मेरे हाथ में, ये आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, आप पेपर डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही साथ इसके क्वेश्चन भी देख लीजिए कि क्वेश्चन कैसे दिए हुए हैं और किस पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो है वो 15 मार्क्स का है, 15 मार्क्स का दिया हुआ है, जिसके अंदर MCQs आया और ट्रू एंड फॉल्स आया हुआ है, राइट। एंड नेक्स्ट थिंग, क्वेश्चन नंबर 2 में सेम 15 मार्क्स का दिया हुआ है, लेकिन इसमें A B C D करके दिया हुआ है। A B ये जो है आपका 15 मार्क्स का है और CD आपका 15 मार्क्स का है, और है तो AB करो या CD करो, इस तरीके से आपको करना है। सेम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चन नंबर 5 तक गिवन है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 में आपको थियोरेटिकल पार्ट गिवन है, यानी कि थियरी यहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ जाएगा, राइट। और जो लास्ट का पेपर देख रहे हो यहाँ पे आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटिव का या डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल गिवन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका थियोरेटिकल है 15 मार्क्स के लिए, 15 मार्क्स के लिए आपके पास ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन है, मतलब 30 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव से एंड 45 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन पूछे गए। देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करने हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपका MCQ टाइप का क्वेश्चन है, एक 8 मार्क्स के लिए और एक 7 मार्क्स के ट्रू एंड फॉल्स दिया हुआ है। इसका जो आंसर्स है वो आपको मिल जाएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, वहाँ से आप पेपर भी डाउनलोड कर सकते हो और पेपर का सोल्यूशन भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो हम इस वीडियो में इस पेपर में जो पूछे गए क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। ऑपरेशनल रिसर्च है, ठीक है, और इसका सब्जेक्ट कोड है 86001, राइट। पेपर पैटर्न मैंने बता दिया कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 8 एंड 7 मार्क्स का दिया हुआ है और C करके जो दिया हुआ है उसमें भी 8 एंड 7 करके गिवन है। तो हम चारों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको जो बेटर लगेगा, इजी लगेगा, वो क्वेश्चन को एग्जाम में अटेम्प्ट करना, लेकिन अभी हमें प्रैक्टिस करनी है तो हमें पूरा पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सबसे फर्स्ट A क्वेश्चन गिवन है वो 8 मार्क्स के लिए है और इसमें बोला गया है कि अ कंपनी प्रोड्यूस 2 प्रोडक्ट A एंड B, जिसमें X1 एंड X2 है, आर द quantitatives manufactured of the product A and B respectively. The following objective functions along with the constant is given to you. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सब्जेक्ट कॉन्स्टेंट गिवन है आपको। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो क्या कर रही है कि A एंड B प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, राइट। और इसका जो क्वांटिटी दिया गया है वो X1 एंड X2 दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे जो आपको क्वांटिटी X1 X2 दिया हुआ है इतना वो प्रोड्यूस करेगी। देन यहाँ पे आपको मैक्स Z गिवन है 8 X1 6 16 X2 दिया हुआ है, राइट। और उसके बाद उसकी 3 क्वांटिटी दी गई है, देख सकते हो 3 इक्वेशन के बेसिस पे दिया हुआ है। और X1 और X2 जो क्वांटिटी है वो मोर देन इक्वल टू 0 होगी, राइट। यहाँ तक फाइंड हाउ मेनी यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट A एंड B शुड बी प्रोड्यूस बाय द कंपनी सो दैट द प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज, ठीक है। तो कितना कंपनी यूनिट को प्रोड्यूस करेगी तो जाके कंपनी को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। इज इट अ केस मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशंस, तो क्या उसका मल्टीपल सॉल्यूशंस होगा ये भी आपको बताना है, और सॉरी ऑप्टिमल सॉल्यूशंस होगा ये आपको बताना है। और आपको इसको सॉल्व करना है बाय द ग्राफिकल मेथड, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है यूज़ ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व द LPP, तो आपको उसको ग्राफिकल मेथड के बेसिस पे सॉल्व करना है। तो बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है, 8 मार्क्स के लिए पूछ दिया गया है आपके पेपर्स में 2019 में। लेट्स सी अब क्या होता है पेपर्स में। लेकिन मैं आपको बता दूँ यहाँ पे इसको 2 मेथड से हम सम को सॉल्व कर सकते हैं, या तो इक्वेशन फॉर्मेट में सॉल्व कर सकते हैं या तो टेबुलर फॉर्मेट में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इक्वेशन फॉर्मेट में सॉल्व कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। टेबुलर फॉर्मेट में भी ईजी है, जो हम टेबुलर फॉर्मेट में करेंगे सेम वैसे हम इक्वेशन फॉर्मेट में भी करेंगे, ठीक है। दोनों में कोई भी चेंजेस नहीं है कि टेबुलर फॉर्मेट क्या अलग है क्या, नहीं, कुछ नहीं, सेम वही है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट वन सोल्यूशन में ये जो आपको इक्वेशन दिए गए ना, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, ठीक है, इसको 1 बाय 1 सॉल्व करके हम क्या करेंगे X1 एंड X2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन गिवन है यहाँ पे X1 प्लस X2, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 200। देन इसको कन्वर्ट कर देंगे हम इक्वल में, यहाँ पे लेस देन इक्वल का साइन था तो इक्वल में हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, सिर्फ कन्वर्ट करना है यहाँ पे। देन अब यहाँ पे लेट लेना है, लेट X1 इक्वल टू 0, ठीक है। फर्स्ट जो था ना X1 इसको मैंने 0 कंसिडर कर दिया,
लेट किया हुआ है, ठीक है, इसलिए 0 हो गया। तो अब इसके प्लेस पे मैं 0 रखता हूँ, 0 प्लस x2 इक्वल्स टू 200। तो मेरे पास x2 की वैल्यू आ गई 200। कैसा है ना कि ये ग्राफिकल मेथड है, ग्राफ के बेसिस पे सॉल्व करना है, तो आपको पॉइंट चाहिए होगा, ठीक है, आपको x1 और x2 की पॉइंट चाहिए होगी। तो देखो यहाँ पे पॉइंट मिल गया अपने को, x1 x2 का पॉइंट मिल गया। x1 को हमने 0 लिया था और x2 को हमने कंसिडर करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फाइंड आउट कर लिया 200, ठीक है। सेम इसी तरीके से आप क्या करना है, सेम इक्वेशंस के अंदर इक्वेशन नंबर 1 में ही आपको x1 ने यहाँ पे x1 पे हमने 0 लिया था, अब आपको x2 पे 0 लेना है, ठीक है। तो दैट इज मीन्स यहाँ पे सेम x1 प्लस 0 इक्वल्स टू 200। तो x1 की वैल्यू आ गई 200, राइट, समझा। फर्स्ट x1 की वैल्यू 0 लो, फिर x2 की वैल्यू 0 लो, ठीक है। और यहाँ पे x1 x2 यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा आपको 200, 0। ये हो गया। इसके बाद सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे। सेकेंड इक्वेशन में x2 लेस देन इक्वल्स टू 125 है, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है आपके पास, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 था, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लेट भी क्या करेंगे, अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा तो क्या आएगा, x2 इक्वल्स टू 125, ठीक है। तो मुझे डायरेक्टली यहाँ पे मिल गया कि x2 की वैल्यू क्या हो सकती है, 125 हो सकती है। तो दैट इज मीन्स x1 कॉमा x2, तो x1 पे आ जाएगा 0, फिर आएगा 125, ठीक है। x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल्स टू 300, ठीक है। ये अपने पास थर्ड इक्वेशन है। एंड अभी जो थर्ड इक्वेशन है ना, उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखते हैं, मतलब x1 प्लस 2x2 इक्वल्स टू 300, क्लियर। अब जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व किया था, सेम उसी तरीके से आपको थर्ड इक्वेशन भी सॉल्व करना है। यहाँ पे लेट लिखोगे, लेट x1 इक्वल्स टू 0, ये हो गया। देन अब इसमें आपको इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, 0 प्लस 2x2 इक्वल्स टू 300। तो यहाँ पे आएगा 2x2 इक्वल्स टू 300, ठीक है। तो x2 यहाँ पे ऐसे रह जाएगा, 2 300 से डिवाइड हो जाएगा, तो आएगा इसका 150। मतलब 300 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर आ गया 150। सेम इसी तरीके से अब आप लेट करोगे कि x2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। अगर x2 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो x1 प्लस 2, x2 के प्लेस पे 0 इक्वल्स टू 300, तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया। तो x1 की वैल्यू आ जाएगी 300, राइट। इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा। और यहाँ पे पॉइंट आएगा x1 कॉमा x2, इसकी वैल्यू आएगी 300, 0। अच्छा, हमने यहाँ पे पॉइंट नहीं लिखा, इसका पॉइंट मैं नीचे लिख रहा हूँ, x1 x2 इक्वल्स टू x1 के प्लेस पे 0 है और x2 के प्लेस पे 150 है, राइट। तो ये आपका हो गया इक्वेशन सॉल्व, ठीक है। तीनों इक्वेशन सॉल्व हो गए, 8 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे, इसीलिए आपको ये पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, तभी आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। अब नेक्स्ट थिंग, इसको ग्राफिकल मेथड में सॉल्व करना है, तो दैट इज में आपको यहाँ पे ग्राफ रेडी करना होगा, राइट। ये जो ग्राफ होगा ये x1 एंड x2 के बेसिस पे होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको y नहीं गिवन है, यहाँ पे अभी x1 एंड x2 गिवन है। इस तरीके से आपको ग्राफ बना लेना है, एक प्रॉपर लाइन होगा। मेरा यहाँ पे प्रॉपर लाइन नहीं दिखता होगा, मैंने स्केल से नहीं बनाया हुआ है। यहाँ पे हो गया आपका ओरिजिन ओ 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 25 लेंगे हम, तो दैट इज मीन्स 25, 50, 75, मतलब 25 का टेबल आ जाएगा यहाँ पे। और ये कहाँ तक लेंगे ये भी मैं बता देता हूँ आपको, 150, फिर 175, फिर 200, 225, 250, फिर आएगा 275 एंड 300, फिर 325, ठीक है। मैंने 325 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे हर एक इक्वेशन में देख सकते हो, ठीक है, सब में आपको यहाँ पे एक पॉइंट गिवन है। तो यहाँ पे जो x1 पे सबसे बिगर नंबर है वो है आपका 300 एंड x2 पे आप देख सकते हो 200 है, ठीक है। तो x2 पे 200 तक सबसे लास्ट नंबर दिया है, तो यहाँ पे हम 225 तक लेके जाएंगे। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 25 ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 25 लेके यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूँ मैं। आप कितना भी ले सकते हो, आप 50 भी ले सकते हो, 50 इक्वल्स टू मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 50 भी ले सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 100 नहीं लेना, 100 लेने का मतलब क्या होगा, बहुत ही छोटा सा एक ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो जितना बड़ा नंबर लोगे, ठीक है, तो उतना आपका एक बड़ा सा ग्राफ दिखाई देगा। 125, फिर इधर आएगा 1 हो गया, फिर 150, 175, फिर इसके बाद 200 एंड 225। कभी भी जो भी लास्ट नंबर्स होगा यहाँ पे उससे 1 या 2 नंबर आगे लेना, ताकि आपका ग्राफ अच्छा दिखे।
अभी देख सकते हो आप, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व किया था उसमें 200 और 200 दोनों जगह, तो मतलब यहाँ पे 200 हो गया और यहाँ पे भी 200 हो गया, राइट। इस तरीके से अब इसको जॉइंट कर लेना है आपको, जो कि मेरा प्रॉपर लाइन ही जाएगा, क्रॉस में जाएगा। ऐसा डॉट डॉट नहीं देना है आपको, एक प्रॉपर ऐसा लाइन देना है, ठीक है। इस तरीके से ऐसा एक प्रॉपर लाइन जाएगा। ये हो गया 200 वाला कॉन्सेप्ट क्लियर। फिर सेकेंड इक्वेशंस में एक ही इक्वेशन दिया हुआ है, तो x1 और x2 125 दिया हुआ है, तो मतलब x2 पे 125 और x1 पे 0 दिया हुआ है, तो दैट इज में ये बस यहीं पे प्लॉटिंग होगा। अब जो इसका ग्राफ होगा वो होगा x1 के पैरेलल में, ठीक है, x1 के पैरेलल में आ गया यहाँ पे, राइट। फिर थर्ड जो इक्वेशन है उसमें लिखा हुआ है x1 पे 300 एंड x2 पे 150, मतलब यहाँ पे 150 और यहाँ पे 300, ठीक है। आपको एक लंबी वाली जो स्केल आती है 30 सेंटीमीटर्स, वो यूज़ करना है ताकि आप उसको प्रॉपर तरीके से उसको जॉइंट कर सको, ठीक है। इस तरीके से जॉइंट होगा, राइट। और इसके अंदर अभी आपको इक्वेशंस भी राइट डाउन करना है प्रॉपर। x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 200, ठीक है। यहाँ पे आएगा x2 लेस देन इक्वल टू 125 और ये थर्ड इक्वेशन है x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 300। इसका पॉइंटिंग भी लिखेंगे सब जगह। यहाँ पे आएगा 200, राइट। यहाँ पे आएगा 300, एंड फिर यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे ही लिख देता हूँ मैं 125 नहीं 0,125, यहाँ पे 150, ठीक है। और यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे रॉन्ग हो गया 0,150 यहाँ पे भी, और यहाँ पे 0,200, राइट। इस तरीके से आपको पूरा प्रॉपर एकदम प्रॉपर ग्राफ बनाना है ताकि आपका कहीं पे भी मार्क्स ना घटे। 8 मार्क्स का सम है, राइट, देख सकते हो 8 मार्क्स इसलिए दिया गया है। अभी ये सम देखो मैक्सिमाइज है या मिनिमाइज है, तो यहाँ पे अगर देखें हम लोग तो ये मैक्सिमाइज का सम है, ठीक है। मैक्सिमाइज का सम है तो इसका जो फिजिबल सॉल्यूशंस होगा वो ओरिजिन साइड होगा, मतलब अंदर की साइड, देख सकते हो ऐसा बनेगा आपका, यहाँ से फिर ऐसा एक हल्का सा नीचे जाएगा, फिर ये वाला पार्ट, ठीक है, और ये पूरा पार्ट ऐसा कवर हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे फिजिबल रीजन, ठीक है। आपको ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई ऐसा पिक्चर्स नहीं बनाने, ड्राइंग नहीं बनाने, सिर्फ ऐसा लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे लिख लेना है फिजिबल सॉल्यूशन, या रीज़न भी लिख सकते हो आप, ठीक है। अब जितना भी फिजिबल रीज़न है उसका बाउंड्री है उसको नेमिंग करेंगे। तो पहला तो यहाँ पे हो गया ओरिजिन, इसको लेंगे 0,0, ठीक है। और फिर यहाँ पे आएगा, इसको नेमिंग करते हैं हम लोग ए, तो ये हो गया ए, और ए का पॉइंट है 0,125। फिर ये इंटरसेक्ट यहाँ पे भी हो रहा है और एक इंटरसेक्ट यहाँ पे भी हो रहा है, तो ए दिया इसको, फिर बी, फिर इसको सी, ठीक है। और फिर यहाँ पे आएंगे तो डी, तो डी का पॉइंट है 200,0, तो अब भी आपको बी एंड सी निकालना है। तो बी एंड सी कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे ऐसा स्केल रखिए, एक स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ लेंगे, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे मेरा एग्जैक्ट 100 पे जा रहा है, आपका देखिए किस पे जाएगा प्रॉपर ग्राफ पे। यहाँ पे तो मेरा बी का जो पॉइंट है उस पर आ रहा है 100,125, क्योंकि ये वाई एक्सिस का यानी कि x2 का 125 पे ही है। अगर हम प्रॉपर ग्राफ देखेंगे तो ये 100 पे नहीं आके यहाँ पे ना आपका 50 पे आएगा, ठीक है। एक जो प्रॉपर ग्राफ है वो किस पे आएगा, 50 पे। तो मेरा यहाँ पे एग्जैक्ट 50 पे तो नहीं आया, 100 पे आया, लेकिन यहाँ पे अभी मैं 50 ही कंसिडर करके चल रहा हूँ। याद रखिए अगर आप प्रॉपर ग्राफ बनाओगे तो आपका 50 पे ही आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे 50 ले रहा हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे जो सी है, सेम आपको इसी तरीके से करना है। सी का इंटरसेक्टिंग यहाँ पे हुआ है, ठीक है, और ये इस तरीके से जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है। और ये जो लाइन बनाया ना, ये लाइन आपको ड्रॉ करनी है, सेम ऐसे डॉट डॉट करके लाइन को ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। अब इसका पॉइंट देखते हैं कितना आता है सी का। एग्जैक्ट मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा, यहाँ पे जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपर ग्राफ पेपर नहीं है, इसीलिए यहाँ पे वैल्यू आगे पीछे भी हो सकती है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट जो ग्राफ है वो आपका 100,100 पे, ठीक है, याद रखिए।
यहाँ पे जो मैं फिगर ले रहा हूँ वो एग्जैक्ट फिगर ले रहा हूँ, लेकिन सिर्फ जो ग्राफ है वो आगे पीछे हुआ है। यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब ये तो ग्राफ हो गया, अब आपको आंसर चाहिए। अभी आंसर के लिए क्या करोगे, मैं यहाँ पे एक टेबल बना देता हूँ, इसको लिखेंगे हम कॉर्नर, इसको लिखता हूँ मैं कॉर्नर पॉइंट मेथड, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा ग्राफ बना लेना है, सॉरी टेबल बना लेना है आपको। ये ग्राफ पेपर पे नहीं बनाना है, ये आपको अलग से बनाना है। और यहाँ पे लिखोगे वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स लिखा, फिर कोऑर्डिनेट पॉइंट, और यहाँ पे मैक्स z इक्वल, मैक्स z में क्या आएगा, ये वाला 8x1 + 16x2, क्लियर यहाँ तक। अब आपके पास पॉइंट कितना है वो लिखना है, जिसमें आपको ओरिजिन है, ठीक है, फिर इसके बाद a, फिर b, फिर c, फिर d, ठीक है। अभी जो वर्टेक्स है उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या था, 0,0, a का क्या था 0,125, और b का कितना है 50,125, ठीक है। c का आया 100,100 एंड d का आया यहाँ पे 200,0। चलो ये हो गया। अब यहाँ पे लिख लेते हैं x1 = 0 और x2 = 0, सेम ऐसे लिखना है आपको 125, ठीक है। फिर x1 = 50, फिर x2 = 125, x1 = 100, फिर x2 = 100, राइट। फिर x1 = 200, फिर x2 = 0। ये हो गया, कोऑर्डिनेट पॉइंट भी लिख दिया। अब इसका मैक्स z निकालेंगे। मैक्स z कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 8 लिखा, x1 के प्लेस पे क्या है 0, यहाँ से लेना है, फिर प्लस 16 x2 के प्लेस पे भी 0, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा 0, ठीक है। तो सेम x1 के प्लेस पे 0 प्लस x2 के प्लेस पे 125, तो इसका आंसर आएगा 16 × 5 = 80, तो 8 कैरी हुआ, फिर 192 मतलब 200, यहाँ पे आंसर आ गया 2000। अब इसके बाद नेक्स्ट वन देखते हैं। यहाँ पे मैं अब डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 8 × 50 करेंगे तो 400 प्लस 16 × 125 करेंगे तो कितना आया था 2000, तो दैट इज मीन 2400, ये हो गया। फिर 8 × 100 करेंगे तो 800 प्लस 16 × 100 करेंगे तो 1600, इसको प्लस करने पे से 2400, राइट। देन 8 × 200 करेंगे तो 1600 प्लस 0, तो दैट इज में 1600, ओके। देन अब ये जो सम्स था अपने पास वो मैक्सिमाइज का था, तो आपको इसमें से देखना है कि जो सबसे बड़ा या सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे अपने पास 2 आंसर आ रहे हैं, ठीक है, देख सकते हो, ये B और C, ये 2 आंसर्स अपने पास आएंगे, राइट। तो अब इसको लिखेंगे फर्स्ट वन, अपने पास जो ऑप्टिमल प्रॉफिट होगा, ऑप्टिमल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज़ ₹2400, दोनों का अमाउंट सेम है 2400, लेकिन यहाँ पे 2 सॉल्यूशंस निकल के आ रहे, इसीलिए इसको लिखेंगे हम सेम। इसके नीचे आपको स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है, देयरफॉर दिस इज अ केस मल्टीपल सॉल्यूशन, ठीक है, इसका मल्टीपल सॉल्यूशंस आएगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन 1 देख लेते हैं। सॉल्यूशन 1 क्या है, यहाँ पे x1 एंड x2 मतलब नंबर ऑफ यूनिट, ठीक है। x1 आपको नंबर ऑफ यूनिट कैलकुलेट करना था इसमें बाय द ग्राफिकल मेथड, तो नंबर ऑफ यूनिट फॉर A एंड नंबर ऑफ यूनिट फॉर B, यानी कि कंपनी 2 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो इसीलिए x क्या होगा, x1 होगा नंबर ऑफ यूनिट फॉर A और x2 होगा नंबर ऑफ यूनिट फॉर B। तो A के लिए कितना आएगा, अगर B में देखें तो 50 और 125 यूनिट होगा, ठीक है। और इसका सेकेंड सॉल्यूशंस देखें तो सेम लिखेंगे यहाँ पे x1 और x2 नंबर ऑफ यूनिट फॉर A और नंबर ऑफ यूनिट फॉर B। तो इसके लिए कितना है यहाँ पे 100 एंड 100,
ठीक है, मतलब दो तरीके से हम सोल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो जो मैन्युफैक्चरर्स है वो 100 और 100 यूनिट लेके प्रोड्यूस करे, या तो 50 और 125 लेके प्रोड्यूस करे, तो भी इसका क्या होगा, सेम आंसर्स निकलेगा, यानी कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कितना होगा, 2400 का। आई होप कि ये किस तरीके से सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये 2019 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है और 8 मार्क्स के लिए ये पूछा गया क्वेश्चन है, राइट। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ये सब आपके स्टेप्स एग्जाम पेपर्स में इन्वॉल्वमेंट होने चाहिए, तब जाके आपको 8 मार्क्स पूरा कंप्लीटली मिलेगा। बस इतना याद रखना, जब भी आप ग्राफ रेडी कर रहे हो तो ग्राफ में कोई भी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसा इरेजर से रफ भी नहीं होना चाहिए ग्राफ पेपर्स में। अगर आपको चाहिए तो दूसरा ग्राफ पेपर ले लो, लेकिन उस ग्राफ पेपर पे सॉल्व नहीं करो अगर मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि फिर आपको 8 मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर ग्राफ पे ही सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको कवर किया गया है। और याद रखिए फिजिबल सोल्यूशन आपका किस तरीके से बनेगा, मैक्सिमाइज का सम है तो आपका फिजिबल सोल्यूशन इनसाइड आएगा या ओरिजिन साइड आएगा, मिनिमाइज होता है वहाँ पे, तो ये जो फिजिबल सोल्यूशन हम ऊपर की तरफ बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। या तो मिनिमाइज या मैक्सिमाइज के दोनों सम्स एक साथ होते, मतलब यहाँ पे मैक्सिमाइज लिखता और ये जो साइन देख रहे हो ना आप लेस देन का, उसमें लेस देन और मोर देन दोनों आता, तो इसका फिजिबल सोल्यूशन क्या होता है, ये जो मिडल वैल्यूज है ना उसके अंदर बनती है, ठीक है, इतना याद रखिए। इस तरीके से 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, तो हर 3 टाइप मतलब 3 टाइप के क्वेश्चंस में से कोई एक टाइप के क्वेश्चन तो एग्जाम में कंपलसरी आते ही है। तो जो तीनों टाइप के क्वेश्चंस हैं उसके जो लेक्चर्स वीडियोस है वो मैंने पहले ही से ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हुए, आप उसको ना देख लीजिए, समझ लीजिए किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए अब हम आगे मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, ठीक है, ये ए पार्ट था, अब बी पार्ट यानी कि 7 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का बी यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का बी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो दिया गया, 7 मार्क्स का पूछा गया, जिसके अंदर आपको वैम सॉल्व करना है और वैम के बेसिस पे आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बताना है। याद रखिए वैम एक इजी सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे सिर्फ ओनली आपको वैम करना है, NWCM नहीं करना है, LCM नहीं करना है, आपको मोदी मेथड भी नहीं करना है, ओनली आपको यहाँ पे वैम पूछा गया है 2019 के पेपर्स में। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, देन इसके बाद इसके सॉल्यूशंस को समझते हैं। क्वेश्चन है यू आर गिवन द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम द 3 फैक्ट्री टू द 4 कस्टमर्स द फैक्ट्री ABC, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने बना लिया हुआ है कॉलम जिसमें फैक्ट्री है ABC और 4 कस्टमर PQRS है, ठीक है, जिसका सप्लाई दिया हुआ है यहाँ पे 500, 300 एंड 200 रिस्पेक्टिवली, एंड 4 जो कस्टमर्स है उनका डिमांड गिवन है यहाँ पे 180, 150, 350 एंड 320, राइट। और यहाँ पे टेबल भी दिया हुआ है आपको बना के पेपर में, और फर्स्ट जो इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन यूजिंग द वैम मेथड, यानी कि वेगल अप्रोक्सीमेशन मेथड आपको यहाँ पे यूज़ करना है, और सेकेंड यहाँ पे इसका टोटल कॉस्ट भी बताना है। तो फर्स्ट वन जब हम इसको सम्स को सॉल्व करेंगे तो आपको चेक करना है कि ये बैलेंस सम है या अनबैलेंस सम है। तो बैलेंस और अनबैलेंस सम्स को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको डिमांड इक्वल टू सप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सप्लाई है वो 1000 है, जो डिमांड है उसको भी ऐड कर लेते हैं 6, 7, 8, 9, 10, ओके, मतलब ये भी 1000 है, यानी कि टोटल डिमांड इक्वल टू टोटल सप्लाई है। चलिए ये भी लिख लेते हैं हम, 7 मार्क्स के लिए है, तो यहाँ पे सो दैट कर देंगे कि टोटल डिमांड इक्वल टू 1000, ठीक है, और टोटल सप्लाई इक्वल टू 1000, ये भी बात सही है, ठीक है। तो देयरफॉर टोटल डिमांड इक्वल टू टोटल सप्लाई, ये हो गया, बता दिया मैंने। अब मैं ये भी बता दूंगा कि ये बैलेंस सम है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर बैलेंस प्रॉब्लम। यहाँ पे आपको कॉस्ट दिया हुआ है तो ये भी बता दूंगा कि ये सम मैक्सिमाइज का है या मिनिमाइज का है, तो यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर कॉस्ट ऑफ डाटा इज मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। चलिए, तो ये जो बेसिक जो नॉलेज थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिया वैम के लिए, ताकि मुझे 7 मार्क्स पूरा मिले, ठीक है, कहीं पे भी कोई भी मार्क्स ना कटे, इसलिए मैं हर एक स्टेप्स को फॉलोअप कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे वैम का टेबल भी रेडी कर दिया, यहाँ पे हेडिंग दे दूंगा वैम, ठीक है, मैं वैम मेथड यूज़ कर रहा हूँ, राइट ना। इसके अंदर जो कॉलम था वो मैंने प्रॉपर पेंसिल से कॉलम बना लिया, पेंसिल से बनाओगे पेपर में, इसीलिए यहाँ पे रो पेनल्टीज एंड कॉलम आ जाएगा, और यहाँ पे तो आपको मालूम ही हो गया डिमांड इक्वल टू सप्लाई है, राइट ना।
देन ये सब आप पेन से लिखोगे, ठीक है। बाकी आप अभी जो हम करेंगे वो भी सब पेन से करेंगे। जब सिर्फ एलोकेशंस जो आप करोगे ना वो पेंसिल से करना, ताकि आपकी गलती ना हो, ठीक है। और साथ साथ में करें तो ऑब्वियसली गलती नहीं होगी। वैम कैसे करना है, आपको रो वाइज जाना है। फर्स्ट वन A B C जाना है आपको। ए में सबसे स्मॉलेस्ट, 2 स्मॉलेस्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो लीस्ट कॉस्ट फाइंड आउट करना है इसमें से, मतलब कि ये 12 और 10 ये 2 छोटे नंबर है, या तो ऐसा भी ले सकते हो, मीनिंग एक ही है। तो दोनों को माइनस कर दो तो कितना आएगा 2। नेगेटिव में आंसर नहीं लिखना है। फिर बी में देखो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 7 8, माइनस करने पे यहाँ पे 1 आ गया। फिर सी में देखो स्मॉलेस्ट नंबर 6 7, तो माइनस करने पे 1 आ गया। क्लियर, इस तरीके से। फिर पी का भी करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पी में देखो तो 12 7 6 है, तो 7 6 स्मॉलेस्ट नंबर है तो 1 आ गया यहाँ पे। फिर 10 11 16, तो 10 11 सबसे स्मॉलेस्ट है तो यहाँ पे 1 आ गया माइनस करने पे। 12 8 11, तो 8 11, तो माइनस करने पे 3 आ गया। 13 14 7, तो 13 7 इज द लीस्ट नंबर, माइनस करने पे 6 आ जाएगा, राइट। देन अभी हमने जो रो एंड कॉलम निकाला, दोनों के अंदर सबसे बिगर नंबर क्या है 6, ठीक है। 6 बिगर है, तो अभी 6 को ना कॉलम वाइज देखना है। ये कैसा कॉलम वाइज जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ऐसा ये कॉलम के वाइज जा रहा है, ठीक है। कॉलम, तो ये कॉलम में सबसे लीस्ट नंबर क्या है 7 है यहाँ पे। इसका डिमांड, इसका सप्लाई कितना है 200 और डिमांड कितना है 320, तो यहाँ पे लिख दो पूरा 200 कंप्लीट कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो सी रो है ना अपने पास, ये कंप्लीट हो चुका है, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। 320 अपना डिमांड था लेकिन 200 का सप्लाई था, तो 200 देखिए 120 का डिमांड हमने बचा लिया। अभी 120 का डिमांड बचा हुआ है आपके पास, ठीक है। लेकिन सी रो कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करना है, सेम मेथड यूज़ करो, सेम ऐसे ही जाओ। तो इसमें फर्स्ट तो 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। सी को तो यूज़ नहीं करना है। फिर यहाँ पे देखो अब चेंजेस हो जाएगा। यहाँ पे भी 12 एंड 7 बचा, तो 12 एंड 7 में माइनस करेंगे तो 5, 10 11 1, 12 8 4, ठीक है। माइनस करने पे 13 14 में माइनस करेंगे तो 1। अभी इसमें से बिगर नंबर कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, फर्स्ट में, फर्स्ट कॉलम में 5 आ गया। अब कॉलम वाइज जाओ, इसमें स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 7 है। इसका डिमांड कितना है 180 और सप्लाई कितना है 300, तो यहाँ पे 180 सब्सिट्यूट कर दो, मतलब डिमांड सेटिस्फाई हो चुका है, राइट। और सप्लाई यहाँ पे बचा है अपने पास 120 का यहाँ पे। तो दैट इज मीन जो पी कॉलम है ना वो भी अपना ऐसा कंप्लीट हो गया है। ये आप पेंसिल से करोगे ऐसा लाइन दो, राइट। ये हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट सेम प्रोसीजर। अभी यहाँ पे 10 12 अगेन यहाँ पे 2 आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे लीस्ट नंबर चेंज हो गया, 11 8 बचा, तो 11 8 माइनस करेंगे तो 3 हो गया। फिर ऐसा कॉलम में आओ, यहाँ पे 1, यहाँ पे आओगे तो 4, फिर यहाँ पे 1, ठीक है। तो बिगर नंबर यहाँ पे 4 पे दिखाई दे रहा है। और इसमें आर में सिर्फ 2 बचा है 12 एंड 8, तो इसमें लीस्ट क्या 8 है। इसका सप्लाई कितना है 120 का और डिमांड कितना है 350 का, तो यहाँ पे 120 सब्सिट्यूट करके 350 में से 120 माइनस कर दो तो कितना बचा 230, ठीक है। ये बचा हुआ है अपने पास। तो दैट इज मीन्स जो बी था वो भी अपने पास कंप्लीट हो चुका, ओके। तो अब इसी ए बचा हुआ है, ए में कंटिन्यूसली QRS बचा हुआ है, तो उसको ऐसा एज इट इज़ यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दो पूरा, ठीक है। एज इट इज़ यहाँ पे कितना है 150 है, यहाँ पे 150 लिख दो। यहाँ पे 230 है, 230 यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे 120 है, यहाँ पे 120 लिख दो। हो गया, कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से करना है, राइट ना। हमने एलोकेशंस पूरा कर दिया, डिमांड सप्लाई हमने सेटिस्फाई कर दिया, ओके। तो ये हो गया। अब इसके बाद आपको चेक करना है रीम कंडीशन से। रीम कंडीशन आपको क्या बताता है कि जो रो एंड कॉलम है इसको प्लस करने के बाद -1 कर दो और बताओ कि नंबर ऑफ एलोकेशन के इक्वल में आएगा क्या, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है m + n - 1 इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलोकेशंस। तो इसमें रो कितना है 1 2 3, m मतलब रो हो जाएगा तो 3, कॉलम कितना है 4 कॉलम से -1 इक्वल नंबर ऑफ एलोकेशंस कितना है 1 2 3 4 5 और एक 6, ठीक है। सिर्फ यहाँ तक लेना है, डिमांड एंड सप्लाई का काउंट नहीं करना जो रिमेनिंग बच गया। आपको किसका काउंट करना है, सिर्फ जितना भी कॉस्ट के अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 है, 1 2 3 4 5 6 है, सॉरी 6, और इसको प्लस करेंगे तो 7 - 1 इक्वल्स टू 6, तो 6 इक्वल्स टू 6, तो दैट इज मीन्स देयरफॉर रीम कंडीशन इज सेटिस्फाइड, ठीक है। तो रीम कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तो इसीलिए इधर लिखेंगे देयरफॉर द ऑप्टिमल
solution is नॉन डीजेनरेसी। ठीक है, मतलब कि इसका दूसरा सॉल्यूशन साहब नहीं बन सकता है, इसीलिए हम इसको लिखिए नॉन डीजेनरेसीज। अब आपको ये तो फर्स्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो था इसके अंदर उसमें था कि वैम मेथड से आपको बताना है कि इसका टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना होगा। तो टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे निकालते हैं हम लोग, ये जो एलोकेशन किए ना उसके साथ। तो यहाँ पे एलोकेशन देखो फर्स्ट में 150 इंटू 10 है, तो 150 इंटू 10, फिर प्लस नेक्स्ट क्या है 230 इंटू 12, फिर प्लस 120 इंटू 13, फिर प्लस फिर इसमें 180 इंटू 7, फिर प्लस 120 इंटू 8, अगेन प्लस यहाँ पे लास्ट में बचा है 200 इंटू 7। ठीक है, आप इसका डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो या तो 1 बाई 1 सॉल्व करके भी इसका वैल्यू लिख सकते हो, मतलब कि 150 इंटू 10 किया तो 1500 होगा, या तो आप इसको सबको एक साथ मल्टीप्लाई करके प्लस करके इसका आंसर भी राइट डाउन कर सकते हो। ठीक है, 2760 यहाँ पे करेंगे तो 360 नहीं 13 है ना, सॉरी, तो यहाँ पे आएगा 0, 13 2 26, देन 15, फिर यहाँ पे 8 से करेंगे सेम 1560 प्लस द 120 इंटू 8 960 प्लस 1400। ओके, सबको प्लस कर लेंगे तो 9400 इसका टोटल वैल्यू आएगा। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, इज रुपीज़ 9400। यस, बस इतना ही दिया हुआ है। तो ये हो गया आपका सेकंड का बी पार्ट। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, जो कि 7 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में पूछा गया है ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर में से। ठीक है, सिर्फ वैम देखो इसमें ये जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन किया, सिर्फ ये जो बेसिक नॉलेज था वो बताया मैंने, और उसके बेस पे मैंने वैम सॉल्व किया, फिर रिम कंडीशन बताया और नॉन डीजेनरेसीज बता दिया। ये इतना फर्स्ट क्वेश्चन था, एंड सेकंड क्वेश्चन में आपको टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना था, एंड देन टोटल कॉस्ट हमने फाइंड आउट कर लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक यहाँ पे ना 9440 आएगा, अब राइट आंसर है, ये चेंजेस कर लो। क्लियर, यहाँ पे मैंने कैलसी नहीं किया था, माइंड कैलकुलेट किया था, लेकिन हल्का सा ऊपर नीचे हो गया। तो ये हो गया आपका कंप्लीट सम। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ये पूरा स्टेप्स आपके एग्जाम्स में होनी चाहिए, तो जाके आपको 7 मार्क्स मिलने वाले। ठीक है, चलिए अब हम इसका जो ऑप्शनल क्वेश्चन है वो भी हम सॉल्व करेंगे। सेकंड का सी एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड का डी, ये भी हम सबको सॉल्व करेंगे। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए फटाफट, डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। ठीक है।